नमस्कार। आज की शानदार चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बिना किसी शोर शराबे या फालतू हाइप के सीधे डेटा पर बात करेंगे। 3 दिग्गज मेटल कंपनियों टाटा स्टील, जिंदल स्टील और एनएमडीसी के Q1 FY27 के परफॉर्मेंस, उनके वैल्यूएशंस और उनके पीछे चल रहे ट्रेंड्स को हम बिल्कुल निष्पक्ष रूप से समझने वाले हैं। मार्केट में इन स्टॉक्स पर रोज नई अफवाहें उड़ती हैं, पर आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ठोस आंकड़ों पर होगा। तो सबसे बड़ा सवाल क्या है? यही ना कि इस वक्त कौन सा मेटल स्टॉक सबसे बेहतरीन वैल्यूएशन और ग्रोथ दिखा रहा है? क्या इन्हें खरीदने का ये सही समय है? क्या थोड़ा इंतजार करना बेहतर होगा, या फिर अगर ये आपके पोर्टफोलियो में पहले से हैं तो क्या इन्हें होल्ड करना चाहिए? देखिए, ये फैसले भावनाओं पर नहीं बल्कि पूरी तरह से फंडामेंटल डेटा और मार्केट साइकिल पर आधारित होने चाहिए। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। पहले हम मेटल सेक्टर का एक ब्रॉड ओवरव्यू लेंगे, फिर टाटा स्टील और जिंदल स्टील के नंबर्स को डिकोड करेंगे, उसके बाद एनएमडीसी के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, तीनों स्टॉक्स को आमने सामने रखकर तुलना करेंगे और आखिर में एक ठोस निवेश रणनीति पर बात करेंगे। पहला हिस्सा, मेटल सेक्टर का ओवरव्यू। आइए एक कदम पीछे हटकर पूरे सेक्टर को समझें। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और डिफेंस सेक्टर्स में इस वक्त जबरदस्त काम चल रहा है, और यही वो मैक्रो फैक्टर्स हैं जो देश भर में स्टील और लौ अयस्क यानी आयरन ओर की मांग को एक जबरदस्त पुश दे रहे हैं। पर यहाँ एक बहुत ही सीरियस बात है जिसे समझना जरूरी है। आप मेटल स्टॉक्स को एफएमसीजी या आईटी कंपनियों की तरह प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ये पूरी तरह से साइक्लिकल होते हैं। कमोडिटी की कीमतों में जरा सा भी बदलाव इनके प्रॉफिट मार्जिन को बहुत तेजी से, या यूं कहें कि हिंसक रूप से, ऊपर या नीचे धकेल सकता है। ये किसी रोलर कोस्टर से कम नहीं है। दूसरा हिस्सा, टाटा स्टील का विश्लेषण। इस भारतीय दिग्गज से शुरुआत करते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए बता दूं, ये स्टॉक हाल ही में लगभग 185 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो कि इसके 224 रुपए 40 पैसे के 52 वीक हाई से करीब 17% नीचे है। और अब एक नजर इस नंबर पर डालिए, 9,370 करोड़ रुपए। ये विशाल आंकड़ा Q1 FY27 में टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड ईबीटा है। सच कहूं तो ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। ये पिछले साल के मुकाबले 25% के एक बेहद शानदार और सॉलिड इंप्रूवमेंट को दर्शाता है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि टाटा स्टील की इस वक्त सबसे बड़ी ताकत उनका अपना भारतीय घरेलू कारोबार है। जरा देखिए, 60,794 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और भारत का ईबीटा 9,908 करोड़ रुपए रहा। साथ ही टाटा टिस्कॉन जैसे ब्रांडेड प्रोडक्ट्स की 11% की शानदार ग्रोथ ये साबित करती है कि घरेलू स्तर पर कंपनी की नींव कितनी मजबूत है। लेकिन ठहरिए, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है जिसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 84,173 करोड़ रुपए का विशाल कंसोलिडेटेड नेट डेब्ट। इनका नेट डेब्ट और ईबीटा का अनुपात 2.3 गुना है। ऊपर से यूरोपियन ऑपरेशंस में जो लगातार चुनौतियां बनी हुई हैं, वो इस दिग्गज कंपनी के लिए एक बड़ा टेंशन जरूर बन सकती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे सेगमेंट पर, जिंदल स्टील का प्रदर्शन। इनकी कहानी बिल्कुल अलग है। यहाँ मार्केट में एक अलग तरह का अवसर तो दिखता है, लेकिन साथ ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चेतावनी का सिग्नल भी मिलता है। अब स्लाइड में रेवेन्यू और प्रॉफिट के बीच का जो अंतर है वो काफी चौंकाने वाला है। एक तरफ तो आपको रेवेन्यू में 26% की शानदार तेजी दिखेगी, पर वहीं दूसरी तरफ इनका नेट प्रॉफिट 43.5% गिरकर महज 845 करोड़ रुपए रह गया है। मतलब आमदनी तो बढ़ी, पर मुनाफा बहुत तेजी से घट गया। ऐसा होने का कारण बिल्कुल साफ है। भले ही इनकी स्टील सेल्स वॉल्यूम 17.4% बढ़कर 2.23 मिलियन टन हो गई हो, लेकिन कच्चे माल की ऊंची लागत, बढ़ती फाइनेंस कॉस्ट और डेप्रिसिएशन ने कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को बुरी तरह से कुचल दिया है। 15,927 करोड़ रुपए के भारी कर्ज के साथ इस स्टॉक की कमाई में ऐसी उठापटक आगे भी देखी जा सकती है। चौथे हिस्से में बात करते हैं आयरन ओर लीडर एनएमडीसी की। ये स्टॉक अभी 84 रुपए के स्तर के आसपास रहा है। यहाँ ये बात बिल्कुल स्पष्ट करनी पड़ेगी कि ये एक माइनिंग कंपनी है। इनका बिजनेस मॉडल स्टील बनाने वाली कंपनियों से बुनियादी रूप से एकदम अलग तरीके से काम करता है। और यहाँ एक बहुत ही धमाकेदार आंकड़ा सामने आता है, 26%। ये एनएमडीसी के Q1 FY27 के उत्पादन में आया भारी उछाल है। इसी उत्पादन वृद्धि के दम पर कंपनी का रेवेन्यू उछलकर 6,795 करोड़ और प्रॉफिट 2,007 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ये एक जबरदस्त ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का संकेत है।
पर ध्यान रखिएगा, भले ही इनकी लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी इस वक्त बहुत मजबूत लग रही हो, ये कंपनी ग्लोबल आयरन ओर डिमांड और प्राइसिंग को लेकर बेहद सेंसिटिव है। अगर किसी भी वजह से ग्लोबल लेवल पर कमोडिटी की कीमतें नरम पड़ती हैं, तो इनकी कमाई पर तुरंत और सीधा असर पड़ेगा। आइए अब 5वें हिस्से में चलते हैं, इन तीनों स्टॉक्स की तुलना, ताकि हम समझ सकें कि इनमें से कौन सा फिट आपके लिए सही बैठ सकता है। सभी कंपनियों को एक साथ रखकर देखते हैं। इस तुलना को गौर से देखिए। एक तरफ टाटा स्टील है, जो बड़े पैमाने पर खेल रहा है पर कर्ज के बोझ तले है। दूसरी तरफ जिंदल स्टील है, जिसमें हाई वॉल्यूम ग्रोथ तो है पर मुनाफे में भारी अस्थिरता है। और तीसरी तरफ एनएमडीसी है, जो माइनिंग में तो चैंपियन है पर इसका रिस्क सीधे तौर पर कमोडिटी की कीमतों से जुड़ा है। याद रखिए, निवेश में रिस्क को मापना स्केल देखने जितना ही जरूरी है। अगर हम इन्हें इनकी विशेषताओं के आधार पर रैंक करें तो तस्वीर और साफ हो जाती है। एनएमडीसी आपको वैल्यू और डिविडेंड देता है, टाटा स्टील स्थिरता और स्केल लाता है, जबकि जिंदल स्टील एक चक्रीय या साइक्लिकल ग्रोथ का अवसर देता है। लेकिन एक बात ठीक से समझ लीजिए, इनमें से कोई भी स्टॉक रातों रात पैसा डबल करने की गारंटी नहीं देता। अब हम इस विश्लेषण के छठे और सबसे प्रैक्टिकल हिस्से में आते हैं, रणनीति और रिस्क मैनेजमेंट। क्योंकि सिर्फ डेटा देखना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो ऐसे अस्थिर सेक्टर में एक 3 से 5 साल वाले इन्वेस्टर को क्या अप्रोच रखनी चाहिए? सबसे असरदार तरीका है स्टैगर्ड बाइंग, यानी टुकड़ों में निवेश करना। ऐसे साइक्लिकल मार्केट में एक साथ सारा पैसा लगाना डर या फोमो की वजह से नुकसान का कारण बन सकता है। बेहतर है कि छोटी शुरुआत करें, जब मार्केट में करेक्शन आए तो थोड़ा और जोड़ें, और अपनी पोजीशन तभी फाइनल करें जब फंडामेंटल्स लगातार मजबूत बने रहें। फंडामेंटल्स के साथ टेक्निकल चेकलिस्ट पर भी ध्यान देना जरूरी है। क्या स्टॉक चार्ट पर एक मजबूत ट्रेंड बना रहा है? सबसे अहम बात, अगर बिना ट्रेडिंग वॉल्यूम सपोर्ट के कीमत बढ़ रही है तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और क्या गिरावट के वक्त स्टॉक अपने अहम सपोर्ट लेवल्स को होल्ड कर पाता है? ये देखना बहुत जरूरी है। तो इस पूरे विश्लेषण का सबसे क्रूशियल पॉइंट ये कोट है, मेटल स्टॉक्स में कम पीई का मतलब हमेशा सस्ता नहीं होता। इसका अक्सर मतलब होता है कि कमाई का साइकिल अब अपने टॉप पर पहुंच चुका है। ये एक गंभीर चेतावनी है। जब पीई कम दिखे तो खुश होने के बजाय हमेशा ईवी टू ईबिडा, कर्ज और कैश फ्लो की जांच करें। अगर इस सबको एक फॉर्मूले में पिरोना हो तो वो ये होगा, क्वालिटी प्लस वैल्यूएशन प्लस ट्रेंड प्लस रिस्क मैनेजमेंट। सीधी सी बात है, कोई कंपनी कितनी भी बेहतरीन क्यों ना हो, अगर आप उसे गलत वैल्यूएशन पर खरीदते हैं तो कोई फायदा नहीं, खासतौर पर तब जब निवेश का नजरिया 3 साल से कम का हो। तो इसी सवाल के साथ आज की ये चर्चा समाप्त होती है। वैल्यूएशन, क्वालिटी और ट्रेंड को देखते हुए क्या आपको लगता है कि इन तीनों में से कोई स्टॉक एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह बनाने लायक है? अपना रिस्क प्रोफाइल चेक कीजिए और इस डेटा ड्रिवन फ्रेमवर्क को अपने फैसलों पर अप्लाई कीजिए। सही जानकारी ही सबसे बड़ा निवेश है। आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।